नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान हमारे अति थर्ड भाग फर्स्ट का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यानी कि आज के इस चैप्टर में हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। यानी जो 1857 की क्रांति थी वो संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से फैली थी। उसका जो प्रभाव था हर जगह दूर दूर तक फैला हुआ था। नीतियाँ और लोग, अंग्रेज जो आए उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा कई नीतियों को लागू किया गया, जिससे वहाँ की आम जनता, राजा रानियाँ, जमींदार, आदिवासी सभी के सभी परेशान हो गए थे। यानी जो अंग्रेज आए थे नई नई नीतियों को लागू करते थे। फिर है नवाबों की छीनती सत्ता। अंग्रेज़ों ने कहा राजाओं से और नवाबों को कि वो ना तो अब राजा हैं, यानी कि अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, नवाब न लगाएं, क्योंकि अब सब कुछ अंग्रेज ही हैं। इसलिए उन्होंने उन राजाओं को और नवाबों को छुट्टी दे दी, यानी कि वो अब किसी काम के नहीं रहे। तो यानी कि उनसे उनकी सत्ता को छीन लिया गया अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने जो कुछ राजा थे उनके दरबार में अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया था, यानी उनकी जो संपूर्ण सत्ता थी उनको छीन लिया था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। राजा जो थे जनता से जो कर टैक्स वगैरह वसूलते थे वो सारे के सारे अधिकार नवाबों यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिए गए। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब जब अधिकार छीन लिए गए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत करने के लिए आगे भी आए। जैसे कि उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। अंग्रेज जो आए, अंग्रेज़ों में एक था लॉर्ड डलहौजी, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक नीति चलाई थी, विलय की नीति जिसे बोलते हैं, सहायक संधियों की नीति, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी राजा या रानी के संतान नहीं है तो उसकी जो सत्ता होगी वो अंग्रेजी राज्य में मिला दी जाएगी। तो सबसे पहले मतलब जो जो भी इस अंग्रेज़ों के यानी कि खिलाफ गए या जो भी जिनके भी संतान नहीं थी, उन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन की दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो ये डलहौजी था इसी के कारण ही 1857 की क्रांति हुई थी। यानी इसने ऐसे ऐसे नियम बनाए जिसके कारण जनता दुखी हो गई और 1857 की क्रांति करने को मजबूर हो गई थी। इसका सबसे पहला नियम तो यही था कि अगर किसी के संतान नहीं है तो उसकी सत्ता को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाए। और दूसरा इसका ये था कि जहाँ कहीं भी कोई महिला शासन करती थी तो ये आरोप लगाते थे कि ये शासन वो ठीक ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए ये शासन उसके द्वारा न किया जाकर हमारे द्वारा किया जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे आरोप लगा कर के ये उन राज्यों को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। फिर उसके बाद है कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। यानी कि
अंग्रेज़ों ने सभी को कह दिया कि ना तो कोई बादशाह है, ना कोई नवाब है, ना कोई राजा है, ना वो अपने सिक्कों पर कोई नाम रखेंगे, यानी वो अब कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पेंशन के भोगी हैं, जा कर के बैठ जाए और सिर्फ पेंशन आने का इंतज़ार करे। और कईयों को तो पेंशन भी अंग्रेज़ों के द्वारा बंद कर दी गई। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी, अंतिम मुग़ल सम्राट यानी कि अंतिम मुसलमान जो था वो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था। और वो उस समय 1857 की समय यानी जब क्रांति हुई थी वो दिल्ली का शासक था, बादशाह था। तो अंग्रेज़ों ने क्या ऐलान किया कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, यानी दिल्ली से कहीं और पर उसको ले जाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि ये जो बादशाह शब्द था ये बस लास्ट बहादुर शाह जफ़र के नाम पर ही था, यानी कि इसी पर लागू हुआ, बाकी इसके बाद आने वाले किसी पर भी लागू नहीं होगा। फिर है किसान और सिपाही। गांवों में किसान जमींदार भारी भरकम लगान व कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। अब देखो गांवों में जो जमींदार थे, किसान थे, उनसे भारी भरकम लगान और टैक्स वगैरह वसूले जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुराने ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब जो महाजन थे यानी कि जो अंग्रेज़ों के अधिकारी थे, बड़े लोग थे, जब उनके द्वारा यानी कि बड़े लोगों के द्वारा जमींदारों को या किसानों को कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, और जब वो किसान लोग उन कर या टैक्स को चुका नहीं पाते थे तो किसानों को ये खतरा रहता था कि ऐसा ना हो कि उनकी ज़मीन पर उनका अधिकार हो जाए। फिर है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, यानी कि फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहते थे। अब आपको पता है भी 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, वो आगे मैं तो आपको विस्तार से बताऊंगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके क्या मेन कारण रहे थे। क्योंकि हर क्षेत्र में कुछ कारण तो आपको मैंने बता ही दिए कि उनकी उपाधियां छीन ली गई या फिर उनको बेदखल कर दिया गया अपनी सत्ता से। कुछ कारण तो यही थे। राजा को राजा नहीं माना गया, कुछ ये कारण राजनीतिक कारण थे। जो मेन कारण क्या था वो आपको आगे जब आएगा तब बताएंगे। तो सभी क्षेत्रों में अब जैसे भारतीय सिपाही थे, उनको वेतन भत्ते सेवा शर्तें यानी कि प्रॉपर नहीं मिलती थी, इस कारण वो भी परेशान थे। यानी हर तरह से अंग्रेज़ शोषण करते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। यानी पहले के जो लोग थे वो यही मानते थे कि अगर वो फॉरेन कंट्री चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। अगर अंग्रेज़ों का हुक्म नहीं माना जाता था तो अंग्रेज़ उनको सख्त से सख्त सज़ा देते थे। क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी जो कोई अंग्रेज़ यानी कि अंग्रेज़ों की कंपनी में यानी कि कार्य करेगा, नौकरी करेगा, तो उनको अंग्रेज़ कहीं पर भी भेज सकते हैं, समुद्र के पार भी भेज सकते हैं। फिर है सिपाही गांवों के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों से छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। यानी कि हर एक व्यक्ति का
जो गुस्सा था वो दूसरे व्यक्तियों में नज़र आ रहा था। ऐसे कर करके संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति करने को लोग मजबूर हो गए थे। अब ये देखिए इस चित्र में, चित्र 2 नीचे लिखा हुआ है, उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए, तरह तरह के बातें, खबरें, अफवाहें ये फैला रहे हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, यानी उनके जो रीति रिवाज हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। आपको पता है भी अंग्रेज़ अपनी भाषा लागू करना चाहते थे। कौन सी? अंग्रेज़ी। वो यहाँ की जो भाषा थी, जैसे संस्कृत थी, पाली भाषा थी या फारसी भाषा थी जैसे मुग़लों की, उन भाषाओं को लागू करना नहीं चाहते थे, देसी भाषा को लागू नहीं करना चाहते थे। वो अपनी भाषा यानी हर शिक्षा अंग्रेजी में देना चाहते थे। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। यानी कि अंग्रेज़ों का धर्म था ईसाई। वो कहते थे जो ईसाई धर्म को अपना लेता था जो व्यक्ति, उसको वो हर सुविधा प्रदान करते थे, और जो नहीं अपनाता था उसको कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। यानी वो अपने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उसके बाद बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब जो लोग उनके धर्म को नहीं मानते थे वो ऐसा सोचते थे कि उनके जो यानी कि पौराणिक जो रीति रिवाज है, परंपरागत जीवन शैली है, वो ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। ये लोग जो थे ये भारत में सुधार चाहते थे। यानी मेन जो इसमें था राजा राम मोहन राय, विवेकानंद था, जबकि दयानंद सरस्वती था वो हिंदी भाषा को ज़्यादा अहमियत देते थे, जबकि ये दोनों ये अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अहमियत देते थे। अब देखिए लिखा हुआ है 84 नियमों की सूची। यह एक किताब है जो कि विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई है। माझा प्रवास से ली गई कुछ अंश है इसमें, यानी कि बातें की हुई है, यानी किसकी? सैनिकों यानी सिपाहियों के द्वारा जो बातें की गई है, सिपाहियों और आम जनता के बीच बातें की गई है, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर भी हम कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियम की सूची बनाई। कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों की घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर वे नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट रहे हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार कर विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। यानी अंग्रेज़ों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई जो कि जनता पर लादने वाले हैं, लेकिन वहाँ के राजा, आम जनता इस चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो राजाओं ने उनको चेतावनी दी कि वो अब एक धर्म युद्ध करेंगे, यानी कि इसकी जो योजना है मेरठ छावनी में भेज दी गई है। फिर है इसके बाद जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बात थी, ये जो गुस्सा था, आक्रोश था, एक एक करके हर सिपाही के अंदर दिखने लगा। उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के सैन्य स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया। 48 साल तक नौकरी की। 1860 में सेवानिवृत्त हुए। बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। यानी जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, आखिर में अंग्रेज़ों ने उनको मार दिया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने सैन्य स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने सैन्य स्मरणों को लिखा, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कि सिपाही से सूबेदार तक का सफ़र नाम से प्रकाशित करवाया। उसमें उन्होंने क्या लिखा वो अपने पढ़ते हैं। यानी
सीताराम जो पांडे था अंग्रेज़ों का साथ दिया और उसके बेटे ने भी साथ नहीं दिया तो उसके बेटे को मार दिया गया। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे के सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया। अवध, अब मैं अवध के बारे में आपको बताता हूँ। अवध एक रियासत थी और अवध में नवाब जो थे, यानी कि अवध का जो नवाब था वहाँ ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने ये कह कर के उसको अपने हवाले में कर लिया, अपने राज्य में ये कह कर के मिला लिया कि वहाँ पर तो यानी कि जो सत्ता है, जो शासन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा। वहाँ का जो नवाब था उस समय वाजिद अली था और वाजिद अली और हज़रत यानी कि बेगम हज़रत महल आपने नाम सुना होगा, तो वो एक महिला थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि महिला के द्वारा ये जो शासन है सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस अवध राज्य को अपने अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। अब जब अंग्रेज़ ऐसा करेंगे तो आपको पता है सिपाहियों में अविश्वास तो भर ही जाएगा, यानी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो जाएंगे। अवध के नवाब दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हज़ार झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत करने के लिए उकसाया। यानी कि जब अंग्रेज़ इस प्रकार का कार्य करते थे तो लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, यानी कि दिल्ली का जो बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उससे उसकी पदवी को छीन लिया गया। यानी कि उस अंग्रेज़ों ने कहा कि अब कोई बादशाह नहीं है, वो सिर्फ़ एक आम इंसान की तरह है, राजा है, अगर वो भी रहना चाहता है नहीं तो वो भी उससे अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर है, देखिए जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए उनके घरों में घुस जाते हैं, इमारतों में आग लगा देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो यहीं से हुई थी, यानी मेरठ से। मेरठ छावनी जो थी यहाँ से 1857 की क्रांति स्टार्टिंग हुई थी। अब हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कुछ और है जो यानी कि उस किताब के बारे में है जो सीताराम पांडे ने लिखी थी, यानी फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ है वो बताई गई है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान से सुनिए। यानी इसके अंदर क्या था, इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिए। इस दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। हमारी रेजिमेंट के दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें क्या था। देखिए सबसे पहले है गाय और सूअर, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो छावनियाँ थी, यानी जहाँ सैनिक रखे जाते थे, जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वहाँ पर नई राइफ़लें भेजी, यानी कि नई बंदूकें भेजी। अब उन बंदूकों को चलाने के लिए सबसे पहले वहाँ एक कारतूस लगा होता था जिसको दांतों से काटना पड़ता था, यानी दांतों से काटने के बाद उसको खींचते थे और उसके बाद वो बंदूक को चलाया जाता था, यानी स्टार्टिंग दांतों से की जाती थी। अब आपको पता है किसी ने अफवाह फैला दी कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ, यानी कि जो वो कारतूस थे, यानी कि जो उसके ऊपर लेप किया गया था, किसी ने अफवाह में फैलाया कि गाय और सूअर की। अब देखिए जो गाय हैं, गाय की जो यानी कि मांस है, अब आपको पता है हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, तो हिंदुओं ने कहा कि वो इस कारतूस को नहीं, यानी अपने दांतों से नहीं काटेंगे। सूअर जो है आपको पता है मुस्लिम समुदाय सूअर को अपवित्र मानते हैं, तो मुस्लिमों ने भी यही कहा कि वो इस राइफ़ल को नहीं चलाएंगे, यानी अपने दांतों से नहीं काटेंगे। बस इसी बात से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ये था तात्कालिक कारण, यानी जो मेन कारण था वो यही था, यानी यहीं से 1857 की क्रांति का सूत्रपात होता है, यानी 1857 की क्रांति शुरू होती है। मेन कारण यही था,
यानी जो एनफील्ड राइफल थे उस पे चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे जिनको दांतों से काटना पड़ता था, और ये जो कारतूस थे ये गाय और सूअर की चर्बी के लेप पे चढ़े हुए थे, यानी पे लेप किया हुआ था। और हिंदू लोग गाय को और मुस्लिम लोग सूअर को अपवित्र मानते हैं। गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं जबकि सूअर को मुस्लिम समुदाय अपवित्र मानता था, इसलिए दोनों ने ही मना कर दिया। और इसी के कारण से उन्होंने कहा कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इसी कारण से 1857 की क्रांति स्टार्ट होने लगी। फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर वो इनको काटेंगे तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब आगे यही है कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब बस धीरे धीरे ये बात फैलती गई और पूरे देश में बगावत होने लगी। ये मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के उत्तरी भागों में 1857 की स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह जूझना पड़ रहा था। अब 100 साल मैंने बताया था, यानी 1857 से 100 साल पहले 1757 में अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता जमाई थी, यानी प्लासी का एक युद्ध हुआ था। और तब अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यानी कि बंगाल में भारत के यानी कि शहर बंगाल में अपनी सत्ता को आजमाया था, अपनी सत्ता को यहाँ रखा था। फिर आगे क्या हुआ, मेरठ से यानी कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, यानी कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ छावनी से हुई। उसके बाद समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए, यानी कि उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अब इसके बाद ये देखिए, ये चित्र में आप देख सकते हैं, मेरठ से दिल्ली तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मेरठ की छावनी ये है। अब आप देखिए इसमें, इस चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग पॉइंट। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, आपने सुना होगा नाम, मंगल पांडे पे पिक्चर भी बनी है, इसने सबसे पहले बगावत की थी। और इसने बगावत की और कहाँ से की, बैरकपुर छावनी से। में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। इसने अपने अफसरों, जो अफसर थे, बड़े लोग थे, उस पर हमला किया और इसको फांसी दे दी गई। बस उसके बाद से कुछ दिनों के बाद ही मेरठ से, यानी कि मंगल पांडे ने तो बैरकपुर छावनी से इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और फिर 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई। अब देखिए 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्हें यमुना नदी को पार किया, ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया और यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। अब ये देखिए, ये चित्र है, किसका है, मंगल पांडे का है। उसकी स्मृति में डाक टिकट, यानी भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। अब इधर पढ़ते हैं अपने। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। अब जब स्टार्टिंग हो गई तो मेरठ में सबसे पहले जो वहाँ के सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने जो नए कारतूस आए थे उनको दांतों से काटने से मना कर दिया, क्योंकि उन पे सूअर और गाय की चर्बी का लेप था। इसलिए 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब उन्होंने ऐसा किया तो 85 सिपाहियों को अंग्रेज़ों ने नौकरी से निकाल दिया। उन्हें अपने अफसरों को का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। और आपको पता है कि मेरठ छावनी 10 मई 1857 से स्टार्टिंग हो गई थी, यानी कि भारत में 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। उससे पहले कब हुई थी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, जो इसका एक नमूना है, यानी कि एक विद्रोही पॉइंट था। और उसके बाद पूरे भारत में कब हुई, 10 मई को। अब देखिए इसके बाद इसकी असफलता, यानी ये क्रांति कैसी रही थी, ये असफल हो गई थी। क्यों हो गई थी वो मैं जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि ये 1857 की क्रांति के अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पड़े हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई।
देखिए 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। यानी जो सिपाही थे वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने जितने भी बंद सिपाही थे उनको आज़ाद करा लिया। अंग्रेज़ अफसरों पर हमला कर मार गिराया, बंदूक हथियार कब्जे में ले लिए, अंग्रेज़ों की इमारतें संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों के, यानी मारो फिरंगी। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। सिपाहियों ने इनका जवाब ढूंढ लिया था, यानी कि सिपाहियों को पता लग गया था कि इनको मारना ही देश को आज़ाद करवाना है। अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन ये असफल रही। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। जो था मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, इसकी उम्र 85 वर्ष थी, यानी कि काफ़ी वृद्ध था, इसलिए ये देश का शासन चलाने में असमर्थ था, यानी देश को नहीं चला सकता था। फिर भी जो सैनिक थे वो चाहते थे कि देश का जो शासन है वो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र संभाले, अंग्रेज़ नहीं। फिर क्या हुआ, अब देखिए इसमें लिखा है फिरंगी, विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी किसे कहते हैं? विदेशियों को। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। यानी जो सिपाही थे 10 मई को मेरठ से विद्रोह करते हुए, उनका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो दिल्ली था। यानी सभी को आखिरकार कहाँ पहुँचना था, यानी किसी भी लड़ाई को स्टार्ट करके, किसी भी शहर से लड़ाई को स्टार्ट करके लास्ट में दिल्ली पहुँचना था, क्योंकि मेन जो उनका केंद्र था वो दिल्ली था, यानी बहादुर शाह जफ़र। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, क्योंकि वो पहले से ही अलर्ट थे। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों ने हथियार गोला बारूद कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, यानी वे चाहते थे कि हमारी जो कमान है वो बहादुर शाह जफ़र संभाले, लेकिन आखिर में वो मान भी गए थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो वृद्ध थे। अब देखिए चित्र में ये काफ़ी वृद्ध हैं, आप देख सकते हैं। सिपाही भी अड़े रहे, आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। उनको कहा कि आप लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो इस देश को आज़ाद करवाएंगे। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं, शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एकजुट होने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम ने गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को पता चलता है कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा उनके इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। मतलब ये है कि अगर बहादुर शाह जफ़र जो है वो जीत जाते हैं, अंग्रेज़ हार जाते हैं, तो उनको उनकी सत्ता वापस मिल जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी सत्ता को हड़प लिया गया है। क्योंकि अंग्रेज़ किसी को भी चैन से शासन नहीं चलाने देते थे। पहला था बहादुर शाह जफ़र। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं नाना साहब। इन्होंने कानपुर से यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने किया था। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग थे वो बहादुर शाह जफ़र को समर्थन देने लगे। रातों रात स्थिति बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को रास्ता नहीं दिखाई देता तो उत्साह और साहस उनमें बढ़ जाता है। बगावत फैलने लगी। अब देखिए धीरे धीरे ये जो बगावत थी, यानी कि दिल्ली, मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, और जब बहादुर शाह जफ़र को शासक घोषित कर दिया गया तो ये बगावत सभी जगह फैलने लगी। अब देखिए इसमें है कि जो नाना साहब थे वो कानपुर से थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और सैनिकों को, जो अंग्रेज़ सैनिक थे, उनको शहर से बाहर खदेड़ दिया, यानी बाहर निकाल दिया। खुद को पेशवा घोषित कर दिया, यानी खुद को मराठों का सैनिक घोषित कर दिया। ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र
के तहत वह गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कादिर कहते हैं को नया नवाब घोषित कर दिया गया। यानी हर जगह अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए नए नवाब को घोषित कर दिया गया। अब जो ये बिजरिस कद्र था, यानी इसको कादिर भी बोलते हैं, ये बेगम हज़रत महल का बेटा था, ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। यानी जितने भी थे सभी ने बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया ताकि वो इस क्रांति का नेतृत्व कर सके। उनकी मां बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी, और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला में, राजगढ़ में राजी अवंती लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की, अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व भी किया। उसके बाद विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, यानी अंग्रेज़ कम हो गए और बगावत करने वाले ज़्यादा हो गए। उसके बाद बहुत सारे मोर्चों पर ज़बरदस्त हार भी हुई अंग्रेज़ों की। उन लोगों को अब यकीन होने लगा था कि अब का शासक ख़त्म होने वाला है। अब लोगों ने विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। ख़ासतौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। अब आपको पता है भी अंग्रेज़ अगर एक टेलीग्राम भेजते थे तो इंग्लैंड से दर्जनों की संख्या में अंग्रेज़ आ जाते थे, यानी बटालियन आ जाती थी। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, यानी उसने अपने टेलीग्राम में ये लिखा। उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होने वाला है। समझ चुके हुए जनता क्या चाहती है, यानी सभी ने ये कह दिया कि अब अंग्रेज़ ख़त्म होने वाले हैं। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हुए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, यानी दिल्ली की ओर बढ़े। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कहने का मतलब, अब देखो चित्र है वीर कुंवर सिंह, इन्हें बिहार का शेर बोलते हैं क्योंकि ये बिहार की ओर से लड़े थे। अब ये चित्र में आप देख रहे हैं ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हुई, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ सैनिकों पर हमला करते हुए। उसके बाद अब ये देखिए चित्र में विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ जाते हुए, यानी जब 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई फिर वो दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेज़ बहुत ही क्रूर थे, हिम्मत नहीं हारते थे। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। मैंने कहा ना भी, वो इंग्लैंड से और बटालियन मंगवा लेते थे। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। उनके मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। 1857 सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। अंतिम मुग़ल जो सम्राट था बहादुर शाह जफ़र जो था, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो गई और उसके बाद उसको जेल में भेज दिया गया था। म्यांमार की एक जेल है, रंगून, भेज दिया गया था। आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन, यानी रंगून म्यांमार की एक जेल है। वहाँ बहादुर शाह जफ़र को अंतिम समय में भेज दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, अंतिम मुग़ल सम्राट को पर मुकदमा चला, आजीवन कारावास हुआ। उसके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली से मार दिया गया, यानी जो बहादुर शाह जफ़र था उसके बेटों को, उसके पोते को अंग्रेज़ों ने उसी के आंखों के सामने ही मार दिया। फिर उसके बाद बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद
चित्र में आपने देखा तात्या टोपे की स्मृति में डाक टिकट जारी। ये जो था नाना साहब का सेनापति था, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। फिर है तात्या टोपे 18 मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, यानी कि अंग्रेज़ धीरे धीरे करके अपनी ताकत को पुनः बढ़ाने लगे और सभी जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने लगे और उन राज्यों पर दोबारा अधिकार करने लगे जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी ये भी अंग्रेज़ों से हार गई और बाद में शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों से होते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, यानी कि जो तात्या टोपे था ये जंगल में चले गए थे और जंगल के जो आदिवासी लोग थे, किसान थे, उनकी मदद से फिर ये छुप छुप के अंग्रेज़ों पे हमला करने लगे थे। उसके बाद जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब जैसे जैसे अंग्रेज़ वापस अधिकार करने लगे तो जो लोग थे उनकी हिम्मत टूटने लगी और अंग्रेज़ों की हिम्मत बढ़ने लगी। अब ये देखिए चित्र में, इस चित्र में क्या है कि अंग्रेज़ टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दी, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद होते थे और वो कहीं पर भी जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, यानी गेट को तोड़ने के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद है इस चित्र में अंग्रेज़ टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। अब इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा कानपुर के पास जो सिपाही थे उनको पकड़ लिया गया। ध्यान से देखें किस तरह कलाकार ने अंग्रेज़ सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों के साथ दावा बोलते हुए दिखाया गया है। विद्रोह के बाद के साल, विद्रोह जब समाप्त हुआ फिर क्या हुआ, अब देखिए 1857 की क्रांति, यानी अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। 1857 की क्रांति असफल रही और अंग्रेज़ों का दोबारा अधिकार हो गया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं कर सकते। अब उन्होंने अपनी नीतियां बदल दी। अंग्रेज़ों ने हमें अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित थे। अब देखिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ब्रिटेन की महारानी को ये पता लगा कि अंग्रेज़ जो हैं वो वहाँ की जनता पर यानी कि अत्याचार करते हैं, तो जो महारानी थी उसने जो ये इनका जो अधिकार था अंग्रेज़ों का अपने कब्ज़े में ले लिया था। यानी कि उसने कहा कि अंग्रेज़ वहाँ गए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए गए थे, ना कि वहाँ पर अत्याचार करने के लिए। तो यानी कि अब जो शासन था वो रानी ने दोबारा से अपने हाथ में ले लिया था और रानी के द्वारा कई कानून पास किए गए, जिसके कारण 1857 की क्रांति के बाद 1858 में यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए वो पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, यानी कि रानी के हाथ में सौंप दिए गए, रानी एलिजाबेथ, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि अब भारतीयों को भी अंग्रेज़ों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला, पहले नहीं था। पहले अंग्रेज़ों की जो नौकरियां थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हवलदार यानी भारतीय जो होते थे, हवलदार से ऊपर उनको कोई भी पद नहीं मिलता था, लेकिन अब मंत्री तक का पद दिया जाने लगा, क्योंकि अब जो शासन था वो रानी के हाथ में चला गया था। फिर है उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा मिला। उसे सलाह के लिए एक परिषद का गठन किया गया, इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। इस तरह इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथों में ले ली, यानी अब परिवर्तन होने लगे। फिर देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी अंग्रेज़ों ने विश्वास दिलाया कि अब आगे से वो उनके किसी भी क्षेत्र को अपने अंडर में नहीं लेंगे, ना ही उनके वंशजों, उनके दत्तक पुत्रों
यानी कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट भी दे दी गई। यानी कि अगर किसी राजा की संतान नहीं है तो गोद लिए हुए पुत्र को भी राज्य को सौंपा जा सकता है। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। यानी कि ये तब होगा जब ब्रिटेन की रानी को वो अपना सब कुछ यानी कि सर्वे सर्वा स्वीकार कर ले। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरे नंबर पे सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, यूरोपीय सेनाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय उसमें गोरखा, सिखों, पठानों की यानी भर्ती होने लगी। यानी अलग अलग नियम बनने लगे। मुसलमानों को की ज़मीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि भारत के लोगों को धर्म, सामाजिक रीति रिवाज का वो सम्मान करेंगे। यानी कि अब किसी के भी धर्म को वो भ्रष्ट नहीं करेंगे। स्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों की स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई। यानी कि अब किसी की भी ज़मीन नहीं हड़पी जाएगी। अब देखिए इस चित्र में कहाँ कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ वो बताया गया है। देखिए जैसे रेड में दिखाया गया, यानी कि एक तो वाइट में है और एक ब्लैक में है। जो वाइट वाला है वो मेन छावनियाँ थी। सबसे पहले मेरठ से लोग जाते थे दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद, और ये जो थे ये मेन थे। अब है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। ये क्या थी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर बस इतना ही हमारा चैप्टर रह गया है। फिर इसके बाद असफलता के मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए 1857 की घटना से बहुत पहले 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर यह घटना हुई। हमारे लिए घटना का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हुआ कि खुर्दा जो कि उड़ीसा का एक छोटा सा राज्य था, 19वीं शताब्दी में 105 गढ़ों, 60 बड़े व 1109 छोटे गांवों से यानी कि सम्मिलित था। एक उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ का जो राजा था वीर किशोर देव 4 परगनाओं तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायी को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। यानी कि जो यहाँ का राजा था उसके द्वारा यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो मराठाओं के हाथ में चली गई थी। उनके पुत्र उत्तराधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे जब यानी कि अंग्रेज़ और मराठा, इसी कारण से अंग्रेज़ों और मराठों के बीच संघर्ष हुए, और उन्होंने इस संघर्ष का मौका देखते हुए खोए हुए क्षेत्रों जगन्नाथ मंदिर की देखरेख में संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी कि जो यहाँ का राजा था उसकी सत्ता मराठों ने छीनी, और जब मराठों का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ तो उनकी सत्ता वापस आ गई। ये इसमें बताया गया है। तो ये कोई इसमें ख़ास नहीं है, ना ही आपके कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें मार्शल लॉ लागू किया गया, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परम शांति के लिए स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है। तो ये है 1857 की क्रांति। अब देखिए 1857 की क्रांति असफल क्यों रही। देखिए मैं बताता हूँ कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो डेट थी 31 मई 1857 रखी गई। पहली बात आपको पता है भी, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि 31 मई 1857 से ये क्रांति स्टार्ट हो जाएगी, और 31 मई 1857 से लेकर के बाद तक अगर कोई भी अंग्रेज़ हमें दिखाई देगा तो उसका सफाया वहीं कर देना है। लेकिन कुछ कारणों के कारण जो ये क्रांति थी ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गई। यानी इसकी डेट तो थी 31 मई, लेकिन ये क्रांति 10 मई को ही स्टार्ट हो गई थी। इसलिए पहली असफलता का कारण, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने तो ये सोचा कि ये क्रांति 31 मई को स्टार्ट होगी, तो क्रांति पहले से ही स्टार्ट हो गई, और पहली असफलता का कारण। दूसरा कारण ये था कि इस क्रांति की जो कमान थी वो बहादुर शाह जफर के हाथ में थी, जो कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था। अगर यही कमान तात्या टोपे या नाना साहब के हाथ में होती तो ये
1857 की क्रांति अवश्य ही विजयी होती। ये कुछ मेन कारण थे जिसके कारण यानी कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। तो ये 1857 की क्रांति आज कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वीडियो यानी कि इसकी क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।